टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए वन ऑफ द एक्सीलेंट प्रोग्राम, खासतौर पर जो लोग फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल। ई व्यूज मीन इकोनोमेट्रिक व्यूज। तो इकोनोमेट्रिक किसे कहते हैं? क्योंकि इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किया है तो इसलिए वो जाहिर है कि वो अपना नाम रखते हैं इकोनोमेट्रिक। अदरवाइज इकोनोमेट्रिक्स जो है वो हर फील्ड में होती है, इंजीनियरिंग में भी है, CS में भी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी जो है वो करवाती है। तो ये इसमें सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं वो टाइम सीरीज से रिलेटेड बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैंने टाइम सीरीज डाटा अभी डाउनलोड किया है तो इसलिए मैंने ये खोला। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये SPSS में नहीं हो सकता, उसमें भी हो जाता है, जिसमें मर्जी आप करें। ठीक है सर। तो अब इसमें इसको समझे जरा। SPSS को जब हम खोलते हैं तो साइमल्टेनियसली 3 उसकी विंडोज जो है वो ओपन होती हैं। एक डेटा व्यू होता है, एक वेरिएबल व्यू और तीसरा जो आउटपुट उस वक्त होता है जब कोई कमांड आप रन करते हैं। इसमें ये है कि ये ऊपर इसका मेन्यू दिया हुआ है, ये ऊपर जो वाइट आपको नजर आ रहा है इसको कमांड विंडो कहते हैं। ये एडजस्टेबल है, ये जहाँ से ये विंडो में जाके ये हम इसका प्रीव्यू रीसेट लेआउट आप कर सकते हैं। यहाँ से ये लेआउट में कमांड विंडो आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे ये रीसेट विंडो जैसे हिला दिया आपने मेरा ख्याल, ये डिस्कनेक्ट हो गया। लैपटॉप को आप देते हैं मैं थोड़ा सा ट्राई करना है। अच्छा चलें इसको। तो ये रीसेट इसको आप कर सकते हैं। डिफॉल्ट लेआउट है, ये डिफॉल्ट लेआउट है, आप मजीद भी सोचें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मेन जो चीज है डेटा फाइल क्रिएट कैसे करते हैं तो वो यही है कि सबसे पहले आप ये जाएंगे फाइल, SPSS की एक्सटेंशन है SP लिखा होता है इस तरह से, लेकिन जो eViews की एक्सटेंशन है वो WF है, वर्क फाइल। अभी ये जो मैंने फाइल के ऊपर क्लिक किया है जैसे ही हमने तो इसमें ये सामने आ रहा है न्यू ओपन। अगर एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है तो ओपन, अगर न्यू फाइल ओपन करनी है तो आप देखें इसमें सब जो भी आप खोल रहे हैं eViews में फाइल उसके लिखा हुआ है वर्क फाइल। तो इसका एब्रीविएशन यूज होता है WF। तो जब आप ये देखें न्यू हमने खोलनी है न्यू वर्क फाइल, कंट्रोल N से भी, कंट्रोल N जो है आप वर्ड उसमें MS वर्ड में भी आप करते हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं। तो ये वर्ड फाइल जब मैंने क्लिक किया तो ये इसका ड्रॉप डाउन एरो है जो आपको बताता है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा फाइल यू वांट टू क्रिएट और जनरेट। इसमें ये अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि यू वांट टू क्रिएट ए क्रॉस सेक्शनल डेटा सेट, और ये जो है डेटेड रेगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये है कि आप कोई टाइम सीरीज डेटा यूज करना चाह रहे हैं। तो मिसाल की मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने ये किया तो उधर से आपने देखा ये चेंज हो गया, एनुअल खत्म हो गया। जब ये यहाँ पे था तो ये ऊपर एनुअल आ रहा है, क्योंकि ये टाइम सीरीज का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अगर आप ये अनस्ट्रक्चर करते हैं तो फिर आपको सिर्फ आपको तो क्रॉस सेक्शनल डेटा में सिर्फ हमें बताना होता है कि आपका सैंपल कितना है। हम कहते हैं 500 का सैंपल, तो यहाँ 500 आप लिखेंगे। ये ऑप्शनल है। फाइल नेम जिस तरह वैसे आप वर्ड की, एक्सेल की या किसी भी फाइल को खोलते हैं सेव क्लोज करने से पहले सेव का ऑप्शन आपके पास मौजूद रहता है। सेम इज द केस विद दी जो है eViews। तो here you can write the name, you can name this file in the beginning or you can name the file in the end before closing the eViews। तो ये 500 किया मैंने, ओके किया। आप थोड़ा इस पर नजर रखें, इसका ये जो फ्लैग आपको नजर आ रहा है ये खत्म हो जाएगा और इसकी शक्ल देखिए क्या आएगी। Now eViews has
now specified a place where you can place variables. अब इसके दो तरीके हैं यहाँ। एक तरीका ये है कि आप ये क्विक करके एम्प्टी ग्रुप, तो ये एक्सेल शीट की तरह ये शीट आ जाती है। अब इसमें एक स्पेस ये वन के सामने है, या एहतियात थोड़ी सी ये करनी है आपने इसको, ये यहाँ पे आप लिखेंगे, ये ऊपर आपने देखा ये स्पेस उसने दे दी, यहाँ पे वेरिएबल नेम है, तो आपका कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे आपने अगर एक्सेल में आपका डाटा ऑर्गेनाइज है तो वहां से कॉपी करके मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास अगर डाटा है, एक्सेल का, और ये शीट नंबर 3 में है, तो ये अगर मैं ये 2, 3, 4 जो भी मेरे वेरिएबल हैं इनको मैं सिलेक्ट करके इसको मैं ई व्यूज में यहाँ डालना चाहता हूँ, ये सारा कुछ आ गया। अच्छा, इसको जब आप डाटा लेके आ जाते हैं ना, तो ये इसका एडिट बटन आप लाजमी प्रेस करेंगे ताकि ये अपनी जगह पे आ जाए। आपने देखा ये ऊपर, अगर आप इसी तरह अगर इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, ये देखें ये नहीं डिलीट करने देगा, मैंने डिलीट का बटन दबाया, ये नहीं करने देगा। अगर आपने इसमें से कोई वैल्यू चेंज करनी है तो दोबारा से आप इसको ओपन करेंगे एडिट टू, अब आप इसको देखेंगे डिलीट करें या जो भी आप करना चाह रहे हैं इसमें, ये 1 मिनट इसको करेंगे तो फिर ये नंबर पे ये अब उसमें क्यों सिलेक्टेड नहीं था, तो ये इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। मसलन अगर जहाँ पे आप लिखें 2, 3, 4, 5 जो भी आप लिखना चाहें वो टाइप कर सकते हैं। मैनुअली तो आप शायद ही कोई टाइप करता हो, वैल्यूज लेते हैं सेकेंडरी डाटा में, आप कॉपी करते हैं, एक्सेल की फाइल जो है वो कंपैटिबल हो, CSV के नाम से अगर आप सेव करेंगे वो हमेशा कंपैटिबल रहती है, कॉमन सेपरेटेड फाइल। और जितने सिस्टम से बाहर से भी आप डाउनलोड कर रहे हो ना, उसके अंदर CSV का ऑप्शन होता है, तो वो कर सकते हैं। अब इसको ये तो हो गया इसकी, जब आप कोई फाइल आप कर रहे हैं, आज मैं इसको क्लोज करूँ तो ये हर ओपन विंडो को जब आप क्लोज करते हैं तो ये कहता है डिलीट अनटाइटल्ड ग्रुप, यस। ये उसने आप देखा ये सारी वेरिएबल की लिस्ट बना दी। अगर आप दूसरा तरीका इसमें डाटा लाने का ये है कि आप ये ऊपर कमांड विंडो में आप लिखते हैं जनरेट, या आपको सही नजर आ रहा है? ये वाला मैं जनरेट GENR जनरेट, और उसके बाद उसका वेरिएबल का नाम, सपोज वेरिएबल का नाम है RES, कोई ऐसी। अब इस पे अगर आप इसको ऐसे एंटर करेंगे नहीं जनरेट होगा। ई व्यूज में आपको बताना होता है कि आपने सैंपल साइज कितना रखा हुआ है, उसके बराबर इस वेरिएबल की स्पेस क्रिएट करें ताकि आप फिर वहां पे डाटा टाइप कर सकें, कॉपी पेस्ट कर सकें, बाहर से इंपोर्ट कर सकें उस जगह के ऊपर। तो आप देखेंगे ये आप लिखते हैं, मैं इस पे लिखता हूं =0, तो ये जनरेट हो जाएगा। ये नीचे आ गया RES, इसको डबल क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये हर जगह 0, 0। अब ये जितने स्पेस मैंने ये 500 का सैंपल सिलेक्ट किया हुआ, 500 दफा इसने 0, 0 लिख दिया। अब इस 500 की जगह आप डाटा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये इसका डाटा खोलने का तरीका है। एक और तरीका, अच्छा एक मिनट, एक और चीज मैं आपको समझा दूं। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक निशान बना हुआ है बीटा का, इसके साथ C लिखा हुआ है। जी जी, ये इसका मतलब कांस्टेंट होता है, तो आपने ये एहतियात करनी है ई व्यूज में, कहीं भी आप C नाम नहीं रख सकते किसी भी वेरिएबल का, क्योंकि वो इसका सिंटैक्स है। ठीक है, तो वो सिंटैक्स एरर करके उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज में जो भी वो यूज कर रहा है ना, सिंबल या एब्रिविएशन, वो डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी तरह एक और जो आपको नजर आएगा, जब ये मैंने फाइल खोली थी, वो है RESID। आप देखें मैंने कोई डिक्लेरेशन वगैरह तो रन नहीं की, मैं इसको खोलता हूँ, NA कह रहा है,
वजह ये है कि इसने ऑलरेडी स्पेस फिक्स की हुई है। जैसे ही आप रिग्रेशन या कोई भी फंक्शन रन करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट जो वैल्यूज जनरेट होंगी वो यहाँ पे सेव होंगी। तो ये दो चीजें ये ऑटो पे क्रिएट करता है। नंबर 1 स्पेस फॉर इंटरसेप्ट एंड नंबर 2 स्पेस फॉर रेसिड्यू। ये फिक्स करके रखता है जब भी आप ई-व्यू स्टार्ट करते हैं। तो एक तो ये तरीका है इसका। अच्छा, अब इसको मैं बंद करता हूँ। अब ये अभी खाली था ना, अब यहाँ पे इसमें फर्स्ट अगर हम रिग्रेशन रन करते हैं, रिग्रेशन का मेथड लिखना पड़ेगा। इसके कई तरीके हैं। हम कमांड विंडो से ली स्क्वायर ls मैंने लिखा स्पेस, इसके स्टेप क्या है? मेथड, डिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट और उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आमतौर पर बोर्ड में हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स 1 प्लस बीटा 2 एक्स 2। इसमें वो प्लस माइनस लिखने की इजाजत नहीं है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये ली स्क्वायर, उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। ERT मैंने चूज किया, जो नीचे हो सही। अगर नहीं है तो फिर वो गड़बड़ करेगा, वो कहेगा कि है ही नहीं, आप मुझे धोखा दे रहे हो। तो ये इसका डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद इंटरसेप्ट C, क्योंकि C इसकी लैंग्वेज है, C लिखेंगे, ये स्पेस और उसके बाद ये आप वेरिएबल के नाम लिखेंगे। M2T है मेरा ख्याल है। M2T एक वेरिएबल हमारे पास एग्जिस्ट करता है। जी जी है। वो मैंने लिख दिया M2T, पूरा नाम क्या है? _USD। ठीक है, ये एक वेरिएबल हो गया। इसको सॉरी 2 हो गए ना, चले अभी 2 अगर 2 ही रखें। चल तीसरा भी कर लें, एक और भी है PMT है अंडरस्कोर US 100 साथ है जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये लिख लिया, एंटर करेंगे तो ये जादू से ये रिजल्ट्स निकाल देगा। वाह, ये तो बहुत फास्ट है। ठीक है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह SPSS में होता था, उसी तरह इसमें अनोवा नहीं होगा, बनाना पड़ेगा। एग्जाम में अगर आपको ये टेबल दिया जाता है, क्वेश्चन ये है कि अनोवा बना के दिखाएं। क्यों? बन जाएगा। ये सारे एलियन जी आर्ट्स के रजिस्टर सारी स्टैंडर्ड सब दिए हुए हैं। फार्मूले हमें आते होंगे, बना लेंगे, सिंपल लगता है। मेजर चीज है F दिया हुआ है। हाँ, दिया आप दिया स्टैटिस्टिक्स 61.1 की वैल्यू दी हुई है जी, R स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। दी है। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन दिया हुआ है और रेसिड्यूअल सम ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। यस सर। तो अनोवा बनाएंगे तो बन जाएगा। सम ऑफ न्यू हैड स्क्वायर होता है ना अनोवा, वो आ गया। R स्क्वायर आ गया, उसमें से 1 माइनस करके तो निकल आएगा बाकी जो है। तो इस तरह का शुगर एग्जाम में हो सकता है। सर वो प्रोजेक्ट ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह नोट्स को जो भी वीडियो देखी उनको ये रिजल्ट। अच्छा, इसमें आपने नोट किया होगा, ये सबसे ऊपर लिखता है इंफॉर्मेशन, व्हाट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, मेथड मैंने LS लिखा था, उसने पूरा लिख दिया। डेट टाइम बताएगा ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए कि आपने MS का काम तो नहीं सेव किया हुआ, ये सबूत देगा कि नहीं ये अभी किया है। अच्छा, ये डेट हो गई, टाइम हो गया, सैंपल बताएगा 1 से लेकर 1 से लेकर 175 तक का सैंपल इसने चेक किया। इसी तरह ये इंक्लूड 175 आफ्टर एडजस्टमेंट, 175 का सैंपल इसने चेक किया। अच्छा, अब ये 175 कैसे? हमने तो 500 का नहीं इसको दिया था, इसलिए कि जो आपने डाटा इसमें पेस्ट किया है ना, उसमें सिर्फ 175 ऑब्जर्वेशन थी। आपने बेशक इसमें 500 की स्पेस क्रिएट की, लेकिन आपने डाटा, मैंने जो एक्सेल फाइल से कॉपी करके पेस्ट किया वो तो सिर्फ 175 थी। तो इसलिए ये जो भी बोल रहा है ये यही कह रहा है कि आप 175 पे किया, आपकी वैल्यू नहीं थी, मैंने ठीक है। ये अब इसकी तरतीब रिजल्ट्स की तरतीब SPSS में रिजल्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, वेरिएबल नेम स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरसेप्ट,
फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोएफिशिएंट जो बीटाज हैं ये आपका अल्फा है, इंटरसेप्ट बी के सामने लिखते हैं, ये इसका बीटा है, ये इसका बीटा है, ये इसका स्टैंडर्ड एरर है, ये इसकी रेशो है, टी स्टैट, बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, टी स्टैट, बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, टी स्टैट। मैंने आपको बताया कि टी स्टैट इज इन एब्सोल्यूट, if t stat is 2 or greater than 2 significant, ये हमने पढ़ा है पढ़िए, इसलिए थोड़ा अब बेस आर स्क्वायर क्या होता है, 41 हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 41.5 या राउंड ऑफ करके 41.6% of the variation in exchange rate is due to M2 money supply and price of imports from USA. Exchange rate में जो fluctuation है, that is the change. It is explained how much? 42% round off करके 42%. So remaining 42% of both two जो हमारे IV है उनकी वजह से दोनों एक सही terminology यूज करनी है। 42% of the change in exchange rate is due to उनके नाम लिखने हैं जो नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 2 उनके नाम लिखना है, मनी सप्लाई और दूसरा प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए। तो पाकिस्तानी एक्सचेंज रेट में जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं वो ये दो हैं। कितना कंट्रीब्यूशन है वेरिएशन? 40। इसका मतलब है कि बाकी कितना बना 100 में 40 हो गया कितना 58% of the variation in exchange rate is due to other factors. देखो देखना इधर आ जाए स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन क्या गाइडलाइन है, कम से कम होना चाहिए, ये तो काफी हद तक कम है। जनरली वी कंपेयर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द टू रिग्रेशंस, तो इसका दो रिग्रेशन कहते हैं इसमें से बेहतर कौन सी है, लेकिन इन एब्सोल्यूट टर्म इट शुड बी मिनिमम गाइडलाइन। अच्छा, सम ऑफ द स्क्वायर शुड बी मिनिमम पॉसिबल, क्योंकि हमें अगर ये कम होगा तो फिर आर स्क्वायर भी ज्यादा जाएगा, अगर ये ज्यादा होगा तो आर स्क्वायर कम, क्योंकि इसके दरम्यान जब मैं बताया था सारा लॉग लाइवलीहुड रेशो अभी नहीं पढ़ा होगा, छोड़ एफ स्टैट पढ़ा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, एक्सेल में मैंने निकालना भी सिखाया था, FDIST लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन याद होगा, तो ये अभी नहीं पढ़ा हुआ। ये ऑटो कोरिलेशन एक डाटा की बीमारी, जो डाटा की कुछ बीमारियां हैं वो हम डिस्कस करेंगे, फिर उनका इलाज है। ये एक डाटा की बीमारी है, आप बड़े सिंपल बात है सर, आउटलायर या कोऑर्डिनेटिंग वजह से नहीं, इधर कुछ नहीं, अभी अभी तो नहीं, आप इतने मुश्किल वर्ड यूज करते हैं सारी क्लास परेशान हो गई, मुश्किल नहीं सर MS में मेरे कंडीशन सेम चीज है। आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब ये अब इसमें एक चीज आप देखिए, दो चीजें चेक करने की, वेदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। एक टी स्टैट की वैल्यू है और दूसरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, दोनों एक ही पर्पस सर्व करती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 5% और 5%, तो जिसके सामने है फॉर एग्जाम्पल ये 0.000 नहीं है, ये जीरो नहीं है, इसको क्योंकि ये राउंड ऑफ करके इसने 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर दिया हो, तो कहीं ना कहीं कोई वैल्यू आगे होगी। 12 जो भी है दिस इज लेस देन 5%, एंड इफ प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 5%, हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट। व्हाट डज सिग्निफिकेंट मीन? अब हमारा फोकस यही इंटरप्रिटेशन पे होगा मैक्सिमम। तो हम क्या कहते हैं कि ये इसका ये क्या है, इसका मतलब है कि price of imported items from USA plays significant role in the variation of exchange rates. Positive effect है।
अब इसका क्या मतलब होगा कि एक्सचेंज रेट तो डॉलर ओवर रुपी है। हम कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए इंक्रीज, तो एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? डॉलर और रुपी बढ़ रहा है। एक्सचेंज रेट क्या होता है? $1 divided by how many rupees? How many rupees against $1? 1/288 आज का रेट। ठीक है, तो जो भी फ्रैक्शन, तो जब ये रेशो बढ़ रही है, डॉलर और रुपी इंक्रीज, तो कौन सी करेंसी वैल्यू लूज कर रही है? पाकिस्तानी अगर डॉलर ओवर रुपी रेशो है, एक्सचेंज रेट ऐसे लिखा जाता है, डॉलर ओवर PKR। अगर ये रेशो इंक्रीज कर रही हो तो सर पाकिस्तानी करेंसी तो किसकी वैल्यू कम हो रही है? पाकिस्तान। नहीं, सोच समझ के जवाब दें, ऐसे ही इंक्रीज, रेशो इंक्रीज कर रही है, तो डॉलर की वैल्यू कम हो रही है या रुपी की? खास तौर पर फाइनेंस वाले पता है, वैसे तो ये कॉमन है सर, लेकिन ये आवाज हाँ ये वाकई सर इसका हाल ये है कि नेक्स्ट क्लास जो है ना वो उस साइड पे जो है मशीन उधर जो है, हाँ उधर आवाज नहीं है। चलो ठीक, फिर नेक्स्ट टाइम उधर करने के लिए ठीक। जी बताएं, अगर ये डॉलर ओवर रुपी रेशो बढ़ रही है तो कौन सी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है? जी डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। तो कैसे पता चला? क्योंकि वो काउंटिंग पॉइंट बढ़ रहा है। आपको for the same amount of rupee, now you are getting more dollar. रेशो बढ़ने का मतलब यही है ना। हम शायद जो ऊपर होता है ना नॉमिनेटर उसका इफेक्ट आ रहा होता है। जब रेशो बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानी रुपी के बदले में आपको डॉलर ज्यादा मिलता है, और अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो अगर ऐसा हो तो क्या पाकिस्तान, तो डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है ना। तो डॉलर जब डेप्रिशिएट हो रहा है, एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर रहा होगा, ERT जो हमने शो किया। तो अगर इंपोर्टेड आइटम्स जो अमेरिका से पाकिस्तानी करेंसी गेनिंग, इसका क्या मतलब होगा? ये जो पॉजिटिव साइन की बात कर रहे हैं, करेंसी मजबूत है, हम पे कर सकते हैं डॉलर। ठीक है, बात सर कुछ ज़्यादा रिपीट कीजिएगा। जो अमेरिका से चीजें आ रही हैं वो महंगी है, ठीक है, उनकी प्राइस बढ़ रही है, और ये रिजल्ट बता रहे हैं कि उसके नतीजे में यहाँ पे डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। इसको रिलेट करके जरा बताएं। सर डॉलर के रेट के अलावा अलग फैक्टर्स होंगे, उनको टैक्सेस या चीजें हो सकता है लोग तब चीजें महंगी हो वैसे डॉलर की अमाउंट सेम है। वो तो स्टैंडर्ड वहां से तो $1 की चीज है तो वो $1 की नहीं, उसकी प्राइस अगर यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। नहीं सर कह रहे डॉलर में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे शो हो रहा है कि डॉलर ये रिजल्ट्स बता रहे हैं कि जब बाहर से अमेरिका से चीजें महंगी आ रही हैं तो उसकी वजह से पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू बेहतर हो रही है, तो लोग बाय करना रिड्यूस कर देते। हाँ, जब बाहर से चीज महंगी आती है तो उसकी डिमांड कम हो सब्जी जाती चीज है, की तरफ चले जाते हैं। सबसे जोड़ की तरफ जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो लोकल जो गुड्स हैं लोकल करेंसी पे कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से जो कुछ आइटम्स होती है गाड़ी वगैरह उन पे कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा लगाया जाता है ताकि जो हम लोकल चीजें हैं हम उसको प्रेफर करें एज कंपैरेटिव टू। आप सही कह रहे हैं। ये अभी पिछले दिनों जब ठंडी ये लगी डॉलर बहुत ज्यादा महंगा हो गया था इम्पोर्ट तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि 6 महीने में या 7 महीने में जो सिटी होंडा सिटी है शायद 1 या 2 सेल हुई। तो ये तो मतलब ये तो जो कुछ भी इस तरह से सोचना होता है रिजल्ट्स के बारे में कि पॉजिटिव साइन है क्यों है, नेगेटिव। अच्छा आगे कोई नेगेटिव भी है इसमें?
वो इंटरसेप्ट है। अच्छा इसको These देखिए। tags and activities. अच्छा अगर इसको यूनिट्स में देखें तो बहुत मामूली यूनिट है। तो फिर ये सिग्निफिकेंट जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये कोई बहुत बड़ा नंबर है। ये बात याद रखें, सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि ये जो कुछ भी है ये रिलायबल फिगर है, ये जर्नलाइजेबल है, ये स्टैटिस्टिकल थ्योरी इसको सपोर्ट कर रही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्टैट की थ्योरी है वो इस रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रही है, पॉजिटिव एंड व्हाटएवर इज द नंबर एंड अमाउंट ऑफ और एक्सटेंड ऑफ रिलेशनशिप। इसी तरह ये है, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। आप मैं वर्ड बोलूंगा और गौर करना है। दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। व्हाट डज दैट मीन? Though there is positive relationship between money supply and exchange rate, but this relationship is by chance. Just one or two things. This relationship is by chance. Only in case of this sample. मुमकिन है कि और सैंपल लें तो कुछ और निकलेगा। सर ये जो 1.49 वाला लास्ट बात कर रहे हैं। जी प्रोबेबिलिटी इसमें 5% से ज्यादा है, इसको कहते हैं इनसिग्निफिकेंट। दो तरीके हैं ना, मैंने बताया। Either you check probability less than 5% or the value of t stats greater than 2. ये एब्सोल्यूट टर्म में देखते हैं। ये -10 जो है ये इसका बार मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू 10। इसी तरह ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू 10। तो ये इस तरीके से अच्छा इसी तरह अगर ये यहाँ से उड़ा दिया जाए तो कैसे कैलकुलेट होगा? सर कोएफिशिएंट को स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करें। This divided by this. This divided by this. अब हम एक्सेल में ये नहीं करेंगे, हम कर चुके हैं। जी जी। अब यहाँ से ही तो ओवरऑल फिर इसका एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है। आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा? We incorporated two possible determinants of exchange rate, considering that these are the actual factors affecting exchange rate in Pakistan. But our results reveal significant contribution of imported prices of imports from USA. But local money supply does not seem to have contributed significantly in the variation of exchange rate. ये कहानी है। तो फिर अब पॉलिसी क्या होनी चाहिए? पॉलिसी ये हो, expensive imported items should be substituted by local production। ये आपकी रिकमेंडेशन होगी। ये इस तरीके से जो मैं आपको कह रहा था स्टोरी राइटिंग, ठीक। तो वो इस तरह से करना है। लेकिन इससे पहले वो बहुत सारा पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट हैज ऑलरेडी बीन डन। डेटा गैदरिंग, मैंने यहाँ से डेटा लिया, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। मैंने अभी आपको बताया मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था। आई वांटेड टू सी दी फैक्टर्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। मैंने यहाँ नहीं लिया, लेकिन जो डेटा मैंने आपको दिखाया एक्सेल में, द पर्पस ऑफ डेटा गैदरिंग वाज टू फाइंड आउट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटरमिनेशन इन पाकिस्तान, द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब जरा इसको मैं बंद करता हूँ। एक और तरीका से मैंने यहाँ पे हमने दो चीजें सीख ली। डेटा फाइल कैसे जनरेट करते हैं, उसको एस्टिमेट कैसे करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। अब मैं इसको बंद करके एक और आपको चीज दिखाते हैं जिस तरह हम SPSS में करते थे। इसको सेव नहीं करूंगा। ये आपके डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, आपने एक्सेल की फाइल को पकड़ के उसको ड्रैग करके छोड़ देना है उसके ऊपर। ये एक्सेल की फाइल है कोई भी, तो इसको जहाँ भी आपका ये इधर पड़ा है, जो भी आपका वो ई-व्यूज पड़ा है उसके ऊपर जाके इसको ड्रॉप कर देना है। जैसे ड्रॉप करेंगे वो खुल जाएगा, ई-व्यूज में फाइल खुलेगा। लेकिन अगर इस पे नहीं है तो फिर आप यहाँ से फाइल ओपन, अब आप नई फाइल क्रिएट नहीं कर रहे, एग्जिस्टिंग डेटा फाइल को ई-व्यूज में ओपन कर रहे हैं। जैसे SPSS में है, लेकिन उसको हम इधर ला रहे हैं। इधर डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं। पहले तो हमने डेटा कॉपी किया, फिर नंबर बस
अब हम डायरेक्ट एक्सेल की फाइल खोल के ई व्यूज में सीधा सीधा डाटा पूरा का पूरा आ जाएगा। अच्छा, ये उसको एलियन समझता है ई व्यूज, इसलिए इसने कहा फॉरेन डाटा पूछ रहा है कि बाहर से कोई डाटा मंगवाना, बाहर से मुराद उसकी अपनी दुनिया के बाहर, तो बाहर से उसके अपनी दुनिया के, ये फॉरेन डाटा एज। अब यहाँ इसको पास बताना है कि कहाँ पे आपका वो डाटा पड़ा हुआ है। मैंने कौन सी फाइल खोली थी, ये हमजा की फाइल, ठीक है। ये इसको मैंने किया। अब ये यहाँ पे ऑप्शन है कि क्योंकि इसमें मैंने दिखाया आपको मल्टीपल शीट्स में डाटा पड़ा हुआ है, एक्सेल की एक ही फाइल है उसके अंदर मल्टीपल शीट्स उसमें पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ से आप ड्रॉप डाउन एरो से कोई जिस शीट का डाटा आप यहाँ लाना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। शीट नंबर 3 में डाटा ज्यादा है तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि ठीक है, ये शीट नंबर 3 ही ठीक है। बाकी ये कस्टम अरेंजमेंट रेंज वगैरह ये आपके अपने समझने के लिए तो खोलेंगे। अगर उसके बाद नेक्स्ट करके आप खोल लें। अगर टाइम फालतू, अगर टाइम की बचत करनी है डायरेक्ट फिनिश कर दें, ये आपको मायूस नहीं करेगा। ये सारा डाटा सारा इधर आ गया, आया है कि नहीं आया इसको खोल के देख लेते हैं। सी को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि, और रेजिट को भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये तो उसने स्पेस फिक्स की हुई है, दीज आर नॉट वेरिएबल। इसको देखने का क्या तरीका है, इसको डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्शन के बाद ओपन ग्रुप, ये सारी डाटा फाइल, ठीक है। ये डाटा सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर देखिए आपने टाइम सीरीज डेटा उठाया ना, उस डाटा में आप खुद उसको कमांड देते थे कि वो उसको डिक्लेयर करे डेटा को कि टाइम सीरीज है, और उस डिक्लेरेशन में जैसे मुझे याद है 500 वैल्यूज थे, लेकिन उसने 447 लिए, 3 उसने उसको जब पैनल डेटा उसने डिक्लेयर किया तो उसने 3 खुद से डिलीट कर दिए। और मुझसे वो थीसिस में भी उस बंदे ने पूछा कि ये क्यों है 4, ऊपर आप देखते हैं कि 500 वो है और नीचे आप ये, तो सर इसमें क्या है? इसमें आपने देखे हैं आप 175 तक उठा रहा है तो पूरे के पूरे ही उठाएगा, यानी इसमें कोई चेंजेस लाएगा नहीं, जो भी जितना डाटा होगा सारा उठाएगा। तो सर इसमें वो टाइम सीरीज ही ले रहा है उस डेटा को, इसका मतलब पहले से आपने उसको हाँ स्ट्रक्चर दौरान मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं समझ गया हूँ। ये देखें, ये इसने रेंज बता दी है 1 to 175 ठीक है। अच्छा, जब इसको मैंने ये आप इसको समझा भी सकते हैं, डबल क्लिक करें, इसने इस क्रॉस सेक्शन ही समझाया, अनस्ट्रक्चर्ड लिखा हुआ है ना, और ये 175 है, ठीक है सर। तो आप इसको जाके इधर से टाइम सीरीज पहले आपने सही पॉइंट आउट किया है, सही पॉइंट आउट किया है, क्योंकि टाइम सीरीज है तो उसको टाइम सीरीज के बाद नजर आना चाहिए ना। ये तो नहीं है 1 से लेकर 175, ये तो क्रॉस सेक्शनल है। तो ये डेटेड रेगुलर फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा डाटा है। ये आपका क्वार्टरली डाटा था क्योंकि हम यहाँ से लाए, यहाँ पे बताएंगे क्वार्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये हो रहा है 1980 Q1 से, स्मॉल कैपिटल वो ये केस सेंसिटिव नहीं है। आगे लिखा हुआ है @लास्ट, अगर आपको याद नहीं है कि कहाँ तक था तो @लास्ट उसने ऑटो पे लिख दिया। अगर कहाँ लिखा हो तब भी आप @लास्ट लिखेंगे, आखिर में जो वैल्यू होगी वहां तक डाटा सीधा कर देगा। तो अब इसमें मैंने नहीं लिखा, देखते हैं कि क्या करता है। ओके किया, आपने देखा ऊपर उसने खुद ही ठीक कर दिया, वो ऊपर लिख दिया उसने 1980 Q1 से लेकर 2023 Q3 तक उसने 175 वो काउंट कर लिया Q1 Q2 Q4। अब ये जो है इसमें फोरकास्टिंग बहुत अच्छी होती है, विद इन सैंपल फोरकास्टिंग, आउट ऑफ सैंपल फोरकास्टिंग, ये सब हम करेंगे। क्योंकि जिसको फोरकास्टिंग नहीं आती उसको एनालिसिस नहीं आता, सीधी बात। तो फोरकास्टिंग इंशाल्लाह करेंगे। फोरकास्टिंग अब इसमें 2023 तक का डाटा है। अगर मैं ये अंदाजा करना चाहूँ कि अगले 4 इलेक्शन के बाद 1 साल के अंदर
एक्सचेंज रेट कहाँ तक जाएगा, पूछते हैं ना लोग कि क्या बनेगा, इसमें आप फोरकास्ट कर सकते हैं। वो पिछले इलेक्शंस के बाद का डेटा कुछ ईयर्स का उठाएंगे। नहीं, यही जो है ये गिवन है इसी के ऊपर। वैसे एक झलक आपको दिखा दें, हम डिटेल से बाद में करेंगे। वैसे जनरल नॉलेज के लिए कि अगले 4-5 क्वार्टर में एक्सचेंज रेट के साथ क्या होने वाला है, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट है, इसको मैंने ERT, मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखें वो जो पहले मैंने इधर कमांड विंडो में लिखा था ना लीज स्क्वायर करके, अब इसके और तरीके भी हैं। अब मैं एक मिनट एक और स्टेप यहाँ से कर लें फिर हम आगे चलते हैं। इसको ये तो वही चीज है ना, ये हो गया, एक और भी वेरिएबल उठा लें, ये कर लें आप कोई से 3-4 वेरिएबल। ई व्यूज में जब भी आप सबसे पहला वेरिएबल उठाते हैं, ई व्यूज उसको पढ़ता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब मैंने ERT को पहले उठाया था, अब आपने ये सिलेक्ट कर लिया, इसमें कहीं भी इस शेड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये कह रहा है ओपन इक्वेशन। वो बात जो मैंने मैनुअली कमांड विंडो में टाइप की थी ओपन इक्वेशन में, वो यहाँ पे आ गई। So for more than one dependent variables, तब भी यही होगा। नहीं, मोर देन वो उसका वो मॉडल का नाम और होता है, वो लीस्ट स्क्वायर से नहीं होता। हाँ, जो हमारा यहाँ पे डीवी होगा उसको पहले सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज वो हमारे आईवी को डीवी समझ लेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर आप फर्ज करें आपने इस चीज का ख्याल नहीं रखा, ओहो ये तो YT को डीवी होना चाहिए, कोई मसला नहीं। इसको यहाँ से आप इधर आए, इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, Ctrl+X होम, Ctrl+V, ये आप इसको तरतीब सही करते हैं, इसमें क्या मसला है। तो इसको आप ये Exchange rate देख लेते हैं। एंड करें और ये एंटर करें, तो ये उसी तरह के रिग्रेशन रिजल्ट्स निकल आएंगे। कई तरीके, यानी आप सिलेक्ट, एक और तरीका, दो मैंने मेथड बताया अभी, कमांड विंडो में टाइप करें, दूसरा ये है वेरिएबल को सिलेक्ट करके जब डबल क्लिक करें, इक्वेशन लिखी हुई आएगी, उसको क्लिक करें, इक्वेशन सामने आ जाएगी, एंटर करना है, बड़ी स्पीड से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। जब क्लिक तो उसको बताने लगे तो फिर रुक देते। हाँ मैं उधर ही आ रहा हूँ। तीसरा मेथड है क्विक। अब क्विक में ये हर एक की अपना, जिस तरह हाथ सीधा हो, ये ऊपर क्विक लिखा हुआ है, क्विक, और जहाँ पे ये एम्प्टी ग्रुप आपको याद मैंने अभी किया था, जी जी, इसी में नीचे लिखा हुआ है एस्टिमेट इक्वेशन। ठीक है। एस्टिमेट इक्वेशन ये देखें, ये एक जैसी है कि नहीं, ये यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ये इधर था ना, ये जाने नहीं देगा क्योंकि ये जब तक, तो यहाँ पे आप वेरिएबल टाइप करेंगे, जो भी आपके वेरिएबल का नाम है। सर ऊपर इक्वेशन दी हुई है ना, y is equal to c1 plus c2। हाँ हाँ, एग्जांपल नहीं एक मतलब अब दो चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती ना, तो यहाँ पे आप वेरिएबल वो लिख सकते हैं, खुद टाइप करके आप लिख सकते हैं। लेकिन एक मजेदार चीज ये है कि आप जब इसमें लिखेंगे ना YT, तो ये लिस्ट आपको शो कर देगा, आप गलती नहीं करेंगे और इसको डबल क्लिक कर देंगे, उसके बाद C, उसके बाद है एक्सचेंज रेट फॉर एग्जाम्पल ER, जैसे टाइप किया वो आपको बताएगा कि ERT से कौन कौन से वेरिएबल है, तो आपका ये है फर्ज करें, इसी तरह और इस तरह लिखते जाएंगे। अब ये इसको जब एंटर करेंगे तो ये कहेगा कि भाईजान जो पीछे आपने निकाला है उसको क्या करना है, ये डिलीट, हम कहते हैं कि हाँ उसको डिलीट कर दो। फिर आगे अगर आप चाहते हैं कि वो डिलीट ना हो, ये तो कोई और मॉडल है, वो कोई और था, डिलीट क्यों हो गया, उसको रहना चाहिए, तो फिर आप ये आएंगे, ये ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, रिकॉर्ड करना है या नोट्स में जो भी, क्योंकि सारी बातें याद नहीं रहेंगी। अगर आप ये रिजल्ट भी कायम रखना चाहते हैं, इसके साथ कुछ और रिजल्ट भी निकालना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कॉपी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये पूरी इस विंडो की उसने कॉपी बना दी। अब इसमें आप एस्टीमेट में जाएं, आप कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें तो सिर्फ एक्सचेंज रेट था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आई वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ मोर वेरिएबल्स। क्या टाइम हो गया सर? काफी हो गया है, क्लोज करते हैं सर, बस 8:51 हो गया। ये पर डालते हैं PDT, ये आ गया, आ गया,
बस बहुत अब इसमें मैं इसको ये एंटर करूंगा, अब ये दोनों रिजल्ट है। अब कंपैरिजन करना आसान है कि देखें कुछ ऐसा ही। कंपैरिजन किस चीज का होगा, यही होगा ना कि इसमें ज्यादा वेरिएबल है, एक का क्या फैक्ट था, दो का क्या फैक्ट? इसका आर स्क्वायर को उससे बेहतर होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा फर्क है। सेम यार। यहाँ डेसिमल प्लेस में आगे जाके थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पे मेरी एक बात पूछनी है, यहाँ पे कोफिशिएंट जो है ERT का वो 69.309 है, जबकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 68.00 है। कि इसका भी इफेक्ट लेगा। PDT का भी तो है ना। सर अदरवाइज हम देखते तो वो क्या देता है कि इसका इफेक्ट इतना है, बाकी सबका दूसरा इफेक्ट है। सर जब हम कंबाइन में बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं इसका टोटल पे इतना इफेक्ट आ रहा है, बाकी अननोन फैक्टर्स का या दूसरे फैक्टर्स का आ रहा है। यहाँ पर अब हम लोगों ने सिर्फ ERT का इफेक्ट अकेले में देखा तो हमें पता चलता था 69.3 है, लेकिन जब हम लोगों ने दूसरा डाला तो फिर उसको बताना चाहिए था कि ERT का इफेक्ट उतना ही है, PDT का इतना उसके अलावा है। सर वो चेंज हुई थी। नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, इसलिए कि ये इन वेरिएबल का आपस में कोई नहीं पता ताल्लुक होगा, इन दोनों के दरमियान कोई लिंकेज होता है, कोई बैकग्राउंड Solidarity फैक्टर्स हो होते सकती है। हैं, तो उसका इफेक्ट ले रहे होते हैं, कोई नहीं ले ओवरऑल रहे इफेक्ट चेंज आएगा। अलबत्ता आप अगर आप आपस में बात करेंगे कुछ नहीं समझ आएगा। जी सर मैं आपसे पूछ आप अगर एक काम कर सकते हैं यहाँ कि यहाँ पे एक नया वेरिएबल आया है, इसका कंट्रीब्यूशन यानी नए मॉडल में इसके मुकाबले में सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ओवरऑल मॉडल के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसको कैसे निकालेंगे? अगर आप मुझे सही जवाब माइनस में है देंगे तो इनसिग्निफिकेंट है ना ऑटोमेटिक। नहीं, ये निकाल के बताना होता है कि मॉडल में ओवरऑल सिग्निफिकेंस को कौन सा वेरिएबल है, कौन सा स्टैट मेजर करता है? F stats ओवरऑल सिग्निफिकेंस को यही ओवरऑल एफ कहता है। तो वो 5% से ज्यादा हो ना। नहीं वो इंडिविजुअल होता है। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को आप समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल सिग्निफिकेंस में मॉडल की ओवरऑल सिग्निफिकेंस में नए वेरिएबल का कितना कंट्रीब्यूशन, कोई रोल है या नहीं है, यस सर। उसको मेजर करने का तरीका होगा ना, कोई तरीका लिख लें, फॉर्मूला लिख लें और वैल्यूज नोट कर लें। मार्कर है कोई? जल्दी से पकड़ लें। डिवाइडेड बाय कितने वेरिएबल ऐड हुए हैं? ये इसकी चेंज निकाल के यहाँ लिखेंगे 1 माइनस आर स्क्वायर न्यू। एफ का फॉर्मूला याद है ना? डिवाइडेड बाय सैंपल साइज माइनस जो नए मॉडल के अंदर एडिशनल है पैरामीटर जो एस्टिमेट किए हैं वो कितने हैं, काउंट कर रहे नहीं, 1 किधर है? 1 2 3 इंटरसेप्ट। नए मॉडल में सर नए मॉडल में कितने वेरिएबल हैं? अच्छा कितने वेरिएबल फिर तो 3 है सर। ठीक है। 2 वेरिएबल, दो variable, एक एक इंटरसेप्ट है, 3 हो गए। तीन। तो n माइनस 3 3 सैंपल साइज 175 है ना, लिख लेते हैं ना। इसका जो आंसर होगा ना वो बताएगा आपको। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है नए में? नए में 0 पूरा लिखेंगे, पूरा 0.0527 5270 माइनस वो उसका लिखवाएं 0.05 5 051006 511006 डिवाइडेड बाय 1 तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी हाँ तो 175 में से 3 गया, कितना बचा? ये 1 माइनस 0.052705 डिवाइडेड को डिवाइड करें 175 में से 3 गया 172। इसका जो आंसर आएगा ना कितना आता है, अगर वो ग्रेटर देन 4 है तो हम कहेंगे नए वेरिएबल का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। जबरदस्त। अगर ये लेस देन 4 है तो नो, कि कोई फर्क नहीं पड़ता इसको मॉडल में डालें या ना डालें। ठीक है, ठीक है, ये फार्मूले याद रखें। थैंक यू सर। इसका कॉपी करने इसको चलिए हमारी चीजें संभाल के रखनी है, वरना फिर आप जब थीसिस स्टार्ट करेंगे फिर आप इधर उधर जाएंगे। सर आप सर हमारे दबाव में आएंगे फिर सोचेंगे सर में क्या
ये तो आएगा नहीं वाली मैं हाजिर हूँ। पर डी की वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड जो होती है 1.96 लिखी है। हाँ राउंड अप करके हमने 2 उसको पूरा कर दिया ना, इसको भी पूरा 4 कर दिया एफ को, आसानी के लिए अपने एक्चुअल होता नहीं है। सर जिस तरह अभी इसका आंसर जो है वो 0.0016 आया, तो इसका मतलब इसका कोई नो सिग्निफिकेंस। कोई इसका रोल नहीं है नए वेरिएबल का, आप छोड़े इसको, कुछ और सोचें, कोई और वेरिएबल डालें, इसका ये मतलब। अच्छा जी ये मार्कर बहुत अच्छा लेके आए हैं, तो सर वो एक्सचेंज रेट जो प्रिडिक्ट करना था सर वो रह गया, आप खाली बताएं। हाँ उसका फिर एग्जाम ही होगा, पैसा नहीं हो रहा है, एग्जाम ही होगा। सर वैसे प्रोजेक्ट सही है सर, ये तो जनरल नॉलेज था ना सर, एक्सचेंज रेट वाला। प्रोजेक्ट जो है ना वो सही है। अच्छा आज